15 अगस्त वो दिन जब देश की हर सड़क, हर गली, हर घर तिरंगे के रंग में रंग जाता है। स्कूलों से लेकर लाल किले तक हर तरफ देशभक्ति की तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन इस बार का स्वतंत्रता दिवस सिर्फ तिरंगे को सलाम करने का मौका नहीं, बल्कि उस आज़ादी को समझने का भी मौका है जो कि 79 साल के सफर में लगातार अपना मतलब बदलती रही है। नमस्कार, मैं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बदलता भारत, बदलती ताकत। साथियों, 1947 में भारत ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी हासिल की। तब आज़ादी का सबसे बड़ा मतलब था अपनी सरकार, अपनी ज़मीन, अपने फैसले और अपने भविष्य पर अपना अधिकार। लेकिन आज 79 साल बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। दुनिया के कई हिस्से युद्ध और तनाव से जूझ रहे हैं। मिसाइल, ड्रोन, साइबर हमले, आर्थिक प्रतिबंध और टेक्नोलॉजी की होड़, जंग का चेहरा भी बदल चुका है। ऐसे वक्त में भारत अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस की ओर आगे भी बढ़ रहा है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि भारत ने आज़ादी के बाद क्या हासिल किया। बड़ा सवाल यह है कि आज की इस बदलती दुनिया में भारत की आज़ादी का मतलब आखिर क्या है। क्या सिर्फ सीमा की सुरक्षा ही आज़ादी है, या फिर मजबूत अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर सुरक्षा व्यवस्था, अपनी टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा और दुनिया के सामने स्वतंत्र फैसले लेने की क्षमता भी आज़ादी का ही हिस्सा है। यही आज के एक्सप्लेनर में हम समझने की कोशिश करेंगे। 1947 की आज़ादी से 2026 के भारत तक। 15 अगस्त 1947, जब भारत ने करीब 200 साल की गुलामी के बाद आज़ादी हासिल की, देश के सामने चुनौतियां कम नहीं थीं। बंटवारा, शरणार्थियों का संकट, गरीबी, अशिक्षा, कमज़ोर अर्थव्यवस्था और सीमाओं पर खतरा। लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने धीरे धीरे अपनी नींव मजबूत की। संविधान बना, लोकतंत्र मजबूत हुआ, संस्थाएं खड़ी हुईं, कृषि के क्षेत्र में बदलाव आया, उद्योग बढ़े, सेना मजबूत हुई और भारत ने दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। और फिर आया 1962 का युद्ध, 1965 की और 1971 की लड़ाइयाँ, 1999 का कारगिल। हर चुनौती ने भारत को अपनी सुरक्षा और रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। और आज भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ देश है। आज़ादी का मतलब सिर्फ सीमा नहीं। एक वक्त था जब किसी देश की ताकत का मतलब उसकी सेना और हथियारों से लगाया जाता था। लेकिन आज युद्ध सिर्फ बंदूक और मिसाइल से नहीं लड़े जाते। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है तो वह बड़े संकट में लंबे समय तक टिक नहीं सकता। और अगर किसी देश की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए वह पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है तो वैश्विक संकट में उसकी मुश्किल और ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर उसकी डिजिटल व्यवस्था सुरक्षित नहीं तो साइबर हमला उसकी बैंकिंग, संचार और ज़रूरी सेवाओं को भी प्रभावित कर सकता है। और अगर किसी देश के पास अपनी तकनीक नहीं है तो आधुनिक युद्ध के दौर में उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता भी सीमित हो सकती है। इसलिए आज की दुनिया में आज़ादी का नया मतलब है रणनीतिक आत्मनिर्भरता, यानी कि देश अपनी ज़रूरत के बड़े फैसले अपने हित को ध्यान में रखकर ले सके। दुनिया में युद्ध, भारत पर असर कितना? आज रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान, पश्चिमी देशों समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव का असर सिर्फ उन्हीं देशों तक सीमित नहीं रहता। एक जगह युद्ध होता है तो उसका असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सप्लाई चेन प्रभावित होती है, तो सामान की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। और जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो व्यापार, तकनीक, निवेश पर भी असर पड़ सकता है। यानी कि आज की दुनिया में कोई भी युद्ध पूरी दुनिया को किसी न किसी तरह प्रभावित करता है। भारत के लिए चुनौती है कि वह अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखते हुए वैश्विक संकटों से खुद को सुरक्षित रख सके। और यही भारत की विदेश नीति की अहमियत जो है वो सामने लाती है। भारत की विदेश नीति दोस्ती सबसे, फैसला अपने हित में।
अलग अलग देशों के नेताओं के साथ मुलाकात भारत लंबे समय से अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता पर जोर देता रहा है। आज भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। रूस के साथ भी उसके पुराने रिश्ते हैं। यूरोप के साथ व्यापार और तकनीकी संबंध है। पश्चिम एशिया में भारत के बड़े आर्थिक और प्रवासी हित हैं और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सीमा से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। यानी कि भारत के सामने अब सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो संतुलन। जी हाँ, विवादित खेमे में पूरी तरह से जाने के बजाय अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से फैसले लेना। यही वजह है कि आज भारत की विदेश नीति को सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। यह नीति व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और वैश्विक प्रभाव सभी को साथ लेकर चलती है। युद्ध का नया चेहरा। आज अगर युद्ध की तस्वीर हम बनाएं तो सिर्फ उसमें सैनिक और टैंक दिखाई नहीं देंगे। ड्रोन युद्ध बड़ा हथियार बन चुके हैं। साइबर हमले बिना सीमा पार किए किसी देश की व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। सैटेलाइट युद्ध के मैदान की जानकारी जुटा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युद्ध की रणनीति बदल सकता है और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होगा, युद्ध स्क्रीन पर भी होगा, सर्वर पर भी होगा, आसमान में भी होगा और अर्थव्यवस्था में भी होगा। ऐसे में भारत के लिए रक्षा आधुनिकीकरण के साथ साथ टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होना भी बेहद जरूरी हो जाता है। आत्मनिर्भर भारत नारा या सुरक्षा कवच। तो जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर सप्लाई चेन पर पड़ता है। युद्ध के समय अगर जरूरी हथियार, पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर तकनीक दूसरे देशों से मंगानी पड़े तो किसी भी देश की रणनीतिक क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए भारत के लिए रक्षा उत्पादन, स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र सिर्फ आर्थिक विकास के मुद्दे नहीं हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं। यानी कि मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक का सफर सिर्फ फैक्ट्री लगाने का सफर नहीं बल्कि रणनीतिक मजबूती का सफर भी है। पार्ट 7, आजादी और युवा भारत। लेकिन किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं बनती। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी युवा आबादी। आज की जेनजी के लिए आज़ादी का मतलब शायद 1947 वाली आज़ादी से अलग है। उनके लिए आज़ादी है अपनी बात रखने का अधिकार, अपनी पसंद का करियर चुनना, दुनिया के किसी भी कोने से काम करने की क्षमता, नई तकनीक सीखना, अपने सपनों को पूरा करना। लेकिन हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर को लेकर हुए जैन जी के आंदोलन जिसने देश को हिला दिया। युवाओं ने बता दिया कि देश की असली ताकत हम ही हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी और भी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, जिम्मेदारी भी देता है। एक मजबूत भारत सिर्फ सरकार नहीं बनाती, देश के नागरिक भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। 2047 की तरफ भारत। तो भारत अब आज़ादी के 100वें वर्ष यानी कि 2047 की तरफ बढ़ रहा है। तो अगला सवाल यही है कि भारत कैसा देश बनना चाहता है? क्या वह सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है? क्या वह दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों में शामिल होना चाहता है? क्या वह टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना चाहता है? या फिर ऐसा भारत बनना चाहता है जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक रूप से समावेशी हो, लोकतांत्रिक रूप से मजबूत हो और दुनिया में अपनी बात को मजबूती के साथ रख सके? क्योंकि 2047 का भारत सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों से नहीं बनेगा, वो बनेगा शिक्षा से, रोजगार से, विज्ञान से, तकनीक से, सुरक्षा से और सबसे बढ़कर नागरिकों के विश्वास से। तिरंगे से बड़ा कोई जवाब नहीं। 2047 में भारत ने राजनीतिक आजादी हासिल की थी और 2026 में भारत के सामने चुनौतियां हैं। उस आजादी को हर मोर्चे पर मजबूत बनाने की, सीमा पर सुरक्षा हो, अर्थव्यवस्था में ताकत हो, तकनीक में आत्मनिर्भरता हो, दुनिया में सम्मान हो और देश के हर नागरिक को आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि आज़ादी सिर्फ वो नहीं जो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी। आज़ादी वो है जिसे हर पीढ़ी को अपने हिस्से से मजबूत करना है। और शायद इसीलिए तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी आज़ादी की निशानी है और ये याद दिलाता है कि देश की ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं में नहीं बल्कि
उसके लोगों के हौसलों में होती है। दुनिया में जंग का दौर हो या शांति का, भारत की कहानी आगे बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि 79 साल की आज़ादी के बाद अब सवाल सिर्फ हम ये नहीं बनता कि हम आज़ाद कैसे हुए, बल्कि सवाल ये है कि हम इस आज़ादी को आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना मजबूत छोड़ेंगे। इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।